तो मैं आप लोग को ये बता रहा था रिलेटिव पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, है ना, विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर। एक के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा दिखेगा, ये डिस्कशन कर रहे थे। तो यहीं से शुरुआत करते बच्चों, जो मैंने आपको लास्ट के 5 मिनट में पढ़ाया था वो वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए, तो बच्चों देखिए, जैसे दो पार्टिकल्स को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं u1 एंगल θ1, दूसरे पार्टिकल को बच्चों आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेट्स से u2 एंगल θ2। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्सलरेशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन निकालें या एक्सलेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू निकालें, तो बच्चों देखिए एक्सलेशन ऑफ टू माइनस एक्सलेशन ऑफ वन, बच्चों दोनों माइनस जी के बराबर है, तो माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो एक्सलेशन ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन 0, इसका मतलब बच्चों ए रिलेटिव 0 है। ए रिलेटिव 0 है, इसका मतलब ए रिलेटिव 0 है, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि जो u रिलेटिव होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू चेंज नहीं होगी। ठीक है, चलिए बच्चों यहां तक लिखिए, फिर उसके बाद में कुछ बोल के आपको 2-3 पॉइंट्स इसे से रिलेटेड लिखवाऊंगा। लिख लीजिए जल्दी से ये वाला। लिख लिया बच्चों ये? हो गया सर। बच्चों मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूं, आपको उन पॉइंट्स को एज इट इज लिखना है। बलिया पाठशाला, अच्छा लाइट, हाँ अब दिख रहे हो तुम लोग। हाँ बच्चों लिखिए कुछ पॉइंट्स। एज ए रिलेटिव इज 0, एज A relative is 0, as A relative is 0, as A relative is 0, relative velocity is constant, as A relative is 0, relative velocity is constant. It means, सर फिर से पूरा बोल दीजिएगा। ठीक है, लिखिए, as A relative is 0, as A relative is 0, relative velocity is constant. As A relative is 0, relative velocity is constant. It means particles will move. It means particles will move. It means particles will move
on straight line, it means particle will move on a straight line particles will move on a straight line. इसके बाद क्या था? It means particle will move on straight line. हाँ 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 4 बार हो चुकी है अब। वही बात है, बहुत बार कर चुका हूँ रिपीट. It means particle will move on a straight line with respect to another particle. With respect to another particle. It means particle will move on a straight line with respect to another particle. तो देखिए बच्चों, मैं इस पूरी डिस्कशन में आपको क्या समझाना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था बच्चों कि अगर आप दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट कर देंगे ना, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 को, और पार्टिकल 1 का आप मोशन देखें 2 के रेस्पेक्ट में, या 2 का आप मोशन देखें 1 के रेस्पेक्ट में, तो दोनों ही केसेस में बच्चों आपको स्ट्रेट लाइन मोशन दिखेगा. क्यों स्ट्रेट लाइन मोशन? क्यों? क्योंकि बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई. अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसकी वजह से रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई. और जब भी पार्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब पहले के रेस्पेक्ट में जब दूसरे को देखा जाएगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. वेलोसिटी चेंज कब नहीं होगी? जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा. ठीक है? क्योंकि अगर स्पीड या डायरेक्शन में से कुछ भी चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है इस केस में. ठीक है? अब और कुछ चीजें बच्चों इंटरेस्टिंग सुनिए थोड़ा सा. जैसे आपके सामने बच्चों एक केस लेता हूं, ध्यान से देखिए. मान लीजिए बच्चों एक पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया कुछ इस तरह से कि मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया है, और ये एंगल 60 डिग्री है, और इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है कुछ मान लेते हैं 5/3 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. एक सेकंड बच्चों, है ना, थोड़ा सा मैं वैल्यू थोड़ा सा सही से लिखूं ताकि आप लोग सॉल्व करें तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आए. थोड़ा सा 1 मिनट बस दीजिए. हाँ तो बच्चों ये दो पार्टिकल्स हैं, कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किए गए हैं. आपको पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में 2 को देखना है. ठीक है? सवाल ये है बच्चों कि दो पार्टिकल्स कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किए गए हैं, आपको 1 पे ऑब्जर्वर बन के बैठना है और दूसरे को ऑब्जर्व करना है. आप बताइए बच्चों, इसका मोशन किस तरह से दिखेगा पहले वाले पार्टिकल को. ठीक है? तो आपको देखिए इस तरह से कुछ, मैं पहला सवाल बोल देता हूं कि आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना होगा. ठीक है? और दूसरी चीज बताना है आपको टाइप ऑफ मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन में भी किधर, टाइप ऑफ मोशन आपको बताना है एज ऑब्जर्व फ्रॉम 1. टाइप ऑफ मोशन ऑफ 2 एज ऑब्जर्व फ्रॉम 1. तो पहले तो बच्चों आप वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बता दीजिए, फिर सेकेंड पार्टिकल का मोशन एज ऑब्जर्व बाई 1.
हो गया बच्चों, पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया हो तो बता दो जरा। वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। किसी का आंसर नहीं आया बच्चों? वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बताना है आपको। सर जो वेलोसिटी आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 4 आई कैप प्लस का 3/4 प्लस का 5/3 है। ओके, ठीक है बेटा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकालने के लिए बच्चों आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ 2 लिखेंगे माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ 2 कितना हो जाएगा अगर आप इसके, अच्छा अच्छा, बच्चों अगर इसका आप कंपोनेंट लेंगे तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 25/4 cos 37। cos 37 तो बच्चों 4/5, सही है ना बच्चों? सही है ना, बोलो। यस सर। तो 25/4 cos 37, तो इसका एक्स कंपोनेंट तो 5 है। तो वेलोसिटी ऑफ 2 - 1 करेंगे तो बेटा ये 5 आई कैप हो जाएगा। और जे कैप में देखो इसका जे कैप कंपोनेंट आएगा 25/4 sin 37। 25/4 sin 37 बच्चों हो जाएगा 3/5। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 15/4, तो प्लस 15/4 जे कैप, ये सेकंड वाली वेलोसिटी हो गई। ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट। बच्चों पहले की वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो देखिए इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे बेटा। बोर्ड पर सारे बच्चे देखिए भाई, क्योंकि किसी बच्चे ने आंसर नहीं बताया है। 10 cos 60 तो बेटा 5 आ जाएगा, और 10 sin 60 करेंगे तो 5√3। बोलिए बेटा, बोलिए बेटा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा करने दो, मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दीजिए प्लीज। 5√3 जे कैप 5 आई कैप, बोलिए ठीक है। तो अगर आप इसका आप लिखेंगे तो 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप। ठीक है, जब आप बच्चों इसको माइनस करेंगे तो देखिए 5 आई कैप प्लस 5/4 जे कैप, माइनस करिए बच्चों 5 आई कैप माइनस 5√3 जे कैप। जब बेटा माइनस करेंगे तो देखिए आई आई कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 देखोगे बच्चों तो जे कैप में कुछ आएगा 15/4 - 5√3। कितने बच्चों का ये आ गया था वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 केवल जे कंपोनेंट में? बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर आप वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 देख रहे हो, है ना, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका क्या मतलब हो गया कि आप एक पे बैठ के दूसरे की वेलोसिटी देख रहे हो, और बच्चों दूसरे को देख रहे हो पहले के रिस्पेक्ट, मतलब ऑब्जर्वर यहां बैठ के दूसरे वाले पार्टिकल को देख रहा है। तो बच्चों दूसरा वाला पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल को किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा? बोलो, दूसरा वाला पार्टिकल पहले वाले पार्टिकल को किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा? आंसर तुम लोग के सामने है बच्चों। नॉट मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, या एक्स वाई के बीच में, वाई एक्सिस में। बिल्कुल। कैसे पता चल रहा है बेटा वाई एक्सिस में? जे कैप आ रहा है, देख रहे हो बेटा। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी, जैसे ये तो साढ़े मतलब 50/4, ये मुझे लग रहा है बच्चों कम हो जाएगा, 5√3 ज्यादा होगा। तो एक्चुअल में ये देखोगे तो माइनस जे कैप आएगा, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस पर है तो वाई एक्सिस में ना बच्चों, क्योंकि जे कैप है। बोलो सही है। तो जब आप पहले पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखोगे तो ये वर्टिकल मोशन करेगा, मतलब या तो नीचे की तरफ जा रहा होगा या ऊपर की तरफ जा रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन की वैल्यू कितनी आती है। बोलो सही है। समझ में आ रही बेटा बात, है ना? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर दो पार्टिकल्स प्रोजेक्ट किए गए हैं इस तरह से कि दोनों के एक्स कंपोनेंट बराबर हैं, जैसे यहां पे देखो बच्चों इसका 5 आई कैप है, ये भी 5 है ना? अगर आप 25/4
cos 37 इसका x कंपोनेंट निकालोगे बेटा तो ये देखो कितना आएगा, 5 आई कैप आएगा, है ना। इसका आप x कंपोनेंट निकालेंगे 25/4 cos 37 तो 5 आएगा। तो जब पार्टिकल्स के x कंपोनेंट्स बराबर हों तो एक के रिस्पेक्ट पे दूसरे को देखने पे मोशन हमेशा वर्टिकल दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आई है बच्चों? यस सर। हाँ, तो यहां पे U21 निकालेंगे बच्चों तो पहले वाले का आंसर ये है, टाइप ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन इन वाई एक्सेस। बोलो क्लियर है बच्चों? लिखिए इस सवाल के नीचे नोट लगा के एक पॉइंट। जब भी पार्टिकल्स के एक्स कंपोनेंट बराबर होंगे, जब भी पार्टिकल्स के एक्स कंपोनेंट्स बराबर होंगे, बच्चों किसके एक्स कंपोनेंट? वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट, है ना। तो जब भी पार्टिकल्स के एक्स कंपोनेंट बराबर होंगे, ब्रैकेट में वेलोसिटी लिख लीजिएगा बच्चों, नहीं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि किसके कंपोनेंट बराबर कर रहे हैं। जब भी पार्टिकल्स के एक्स कंपोनेंट्स बराबर होंगे, ब्रैकेट में वेलोसिटी, तब 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 एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल, तब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल वाई एक्सिस पे मूव करेगा, तब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल वाई एक्सिस पे मूव करेगा, तब एक के रेस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल वाई एक्सिस पे मूव करेगा। लिख लिया गया बच्चों? बोलिए बेटा, लिख लिया है? यस सर। ठीक, चलिए। अब बच्चों इस पे मैं बहुत आसान सा सवाल देता हूं, आपको दिमाग लगाना होगा, जो मैंने पढ़ाया है उसी पे बेस्ड है, कोई नई चीज नहीं है। सवाल बच्चों ये गिवन है कि एक पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दूसरा पार्टिकल है बच्चों, उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया है 10√2 से। आपको बताना है बेटा किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें, आपको बताना है बेटा किस एंगल पे प्रोजेक्ट करें, सच दैट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे मूव ऑन वाई एक्सिस। What should be the angle of projection of second particle such that 45 degree. such that they move in vertical direction or they move in y axis with respect to each other? 45 डिग्री। वेरी गुड बच्चों, कैसे सोचा आप लोगों ने, कैसे आ रहा है 45 डिग्री? एक्स कंपोनेंट को बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं बेटा, एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट को इक्वल कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा देखिए, अगर आप चाहते हो कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा या दूसरे के रेस्पेक्ट में पहला केवल वाई एक्सिस पे मूव करे, इसका मतलब दोनों के एक्स कंपोनेंट्स बराबर होंगे। जैसे कि बच्चों ये सवाल में देखो, जब दोनों के एक्स कंपोनेंट बराबर थे तो कैंसिल हो गए थे, तो केवल वाई कंपोनेंट ही बचता है ना रिलेटिव वेलोसिटी में। तो यहां पे भी अगर आप चाहते हो कि केवल वाई डायरेक्शन में ही मूव करें, तो बेटा 20 cos 60 ये बराबर होना चाहिए 10√2 cos थीटा।
ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 बराबर 10√2 cos थीटा, तो बेटा यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, है ना। cos थीटा बराबर 1/√2 आएगा और थीटा बराबर 45 डिग्री होगी। बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ाऊं, इससे पहले मुझे बता दो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिलेटिव मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, बोलिए बेटा। Yes, sir. ठीक है, Clear, sir. ठीक है। Yes, sir. इसमें बच्चों मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। पहली चीज, जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल को देखेंगे तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, पहली चीज। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये तीन मेन मुद्दे वाली चीज। उसके बाद अगर दोनों पार्टिकल्स को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि दोनों के एक्स कंपोनेंट्स बराबर हैं, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा हमेशा वाई एक्सिस पे मूव करेगा। बोलिए बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे का डिस्कशन सुनिए। अगर मैं पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करूं और इस तरह से प्रोजेक्ट करूं कि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हो जाए, मतलब कहने का बच्चों, जैसे कि एक पार्टिकल है इधर, पार्टिकल नंबर 1, एक दूसरा पार्टिकल है बच्चों, पार्टिकल नंबर 2, ठीक है, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 1, इनको बच्चों मैं इस तरह से प्रोजेक्ट करूं कि इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर हो जाए, हॉरिजॉन्टल नहीं, केवल वर्टिकल बराबर हो जाए, तो फिर क्या होगा, इस पे डिस्कशन करते हैं। मान लीजिए बच्चों इसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं विद 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ठीक है, और इस पार्टिकल को बच्चों मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं एट एन एंगल ऑफ विद ए स्पीड ऑफ 16√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। (12√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो जरा देखिए आप ध्यान से। अब बच्चों आप मान लीजिए पहले पे ऑब्जर्वर, अच्छा आप ऑब्जर्वर पहले पे बैठे या दूसरे पे बैठे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं पहले पे बैठ जाता हूं, तो बेटा मैं वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 लिखूंगा, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1 लिखूंगा। वेलोसिटी ऑफ 2 देखिए बच्चों, अगर 45 डिग्री और 12√2 है तो एक्स और वाई कंपोनेंट बच्चों अगर आप निकालने जाओगे तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 12√2 cos 45 12 हो जाएगा, और वाई कंपोनेंट भी 12 हो जाएगा। किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो जो सेकंड वाला पार्टिकल है उसका एक्स कंपोनेंट भी 12 है, वाई कंपोनेंट भी 12 है। जो वाला पहला वाला पार्टिकल है बच्चों, क्योंकि माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो इसका बेटा एक्स कंपोनेंट लेंगे तो 20 cos 37, 20 cos 37 बेटा ये 16 आ जाएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे बच्चों, इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो 20 sin 37, तो ये 12 आ जाएगा। तो 16 i कैप प्लस 12 j कैप। बच्चों एक चीज बता दो, जब आप दो पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्या इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर हैं या अलग अलग हैं, बोलिए। Equal आ रहा है। इक्वल आ रहा है। अच्छा बच्चों जब मैं इक्वल कह रहा हूं वर्टिकल कंपोनेंट, तो उसमें दोनों चीजें शामिल होनी चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। अगर दोनों में से एक भी चीज अलग हो गई तो फिर हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे देखो दोनों कंपोनेंट, ये 12 है डायरेक्शन अपवर्ड, ये भी 12 है डायरेक्शन अपवर्ड, ठीक है बच्चों, क्लियर है? बोलो जल्दी से। Yes, Yes, sir. sir. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो देखिए U21, कोई मुझे बच्चा मेरी मदद कर देगा क्या थोड़ा सा, U21 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 12i माइनस 16j, क्या बच्चों -4i क्या पा रहा है, और 12j माइनस 12j बच्चों 0 हो जाएगा क्या, बोल दो जरा। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी पहले के रेस्पेक्ट में, ये आ रही बच्चों -4i कैप। यानी जब मैं इस पार्टिकल पे बैठ के दूसरे वाले को देख रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, जब मैं पहले वाले पे बैठ के दूसरे वाले को देख रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी -4i कैप, क्या बच्चों वो इस तरह से कुछ आ रही है, बोलिए। तो क्या बच्चों पहले वाले पार्टिकल को दूसरा वाला पार्टिकल लगेगा क्या वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ पहले की तरफ ही आ रहा है, बोलिए बच्चों। Yes, sir. तो क्या थोड़ी देर के बाद दूसरा वाला पार्टिकल जाके पहले वाले पार्टिकल को टक्कर मार देगा या नहीं मार पाएगा, मार देगा। मार देगा ना, क्योंकि बच्चों जब आप पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे को देख रहे हो तो मतलब ये तो रेस्ट पे आ गया पहला वाला, और दूसरा उसको दिख रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन चलता हुआ आके टक्कर मार देगा, बोलो यस और नो। Yes, sir. तो दो पार्टिकल्स की
कोलिजन की कंडीशन क्या होगी बच्चों? दो पार्ट, अच्छा, अगर कोलिजन होना है तो क्या बच्चों यही एक पॉसिबिलिटी कि ये वाला पार्टिकल सीधा सीधा एक की तरफ चलता हुआ आ जाए? बोलो यस और नो। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डायरेक्शन इधर हो गया या इधर हो गया तब टक्कर हो पाएगी क्या बच्चों? नो सर। नहीं हो पाएगी। टक्कर होने के लिए केवल एक ही कंडीशन है कि दूसरा वाला पार्टिकल सीधा चलता हुआ पहले वाले पार्टिकल के पास आ जाए। बोलो यस और नो। यस सर। और ये तभी पॉसिबल होगा बच्चों जब वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों के क्या हो? सेम हो। सेम हो। अगर एक का वर्टिकल कंपोनेंट दूसरे के वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर नहीं होगा तो कभी भी टक्कर नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस सर। ठीक है, ये लिख लीजिए ये वाला एग्जांपल, फिर मैं इसके नीचे आपको नोट लगा के, या पहले नोट लिख लेते हैं फिर उसके बाद ये एग्जांपल नोट करिएगा। लिखिए बच्चों, जब दो पार्टिकल्स के जब दो पार्टिकल्स के जब दो पार्टिकल्स के वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर हों, जब दो पार्टिकल्स के वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हों, जब दो पार्टिकल्स के वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हों, तब तब पार्टिकल्स में कोलिजन होगा। 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 फॉर एग्जाम्पल अब बच्चों ये पूरा केस नोट कर लीजिए कि पार्टिकल 1 को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है 37 डिग्री पे, दूसरे वाले पार्टिकल को 12√2 से फेंका गया है 45 डिग्री पे। U21 निकालिए और इसमें लिख लीजिएगा लास्ट में कि कोलिजन पॉसिबल होगा। बोलिए बेटा। सर अभी आपने लिखवाया था वर्टिकल कम सही है। ठीक है, बच्चों सवाल ले लूं फिर इस पे एक, अगर लिख लिया हो सबने तो? ठीक है लिखिए। ठीक।
चलिए बच्चों, अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ना एक सवाल मैं सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद अगला सवाल मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा हर एक डिस्कशन को, ठीक है? हेलो हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए। एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या नहीं समझ में आया बताइए। तो लाइट चली गई थी सर, और फिर उसके बाद कनेक्शन भी वो कर दिया था। देखिए, अगर दो पार्टिकल्स इस तरह से प्रोजेक्ट किए जाएं कि उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर हो, देखिए जैसे यहाँ पे 12 है वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे 12 है, अगर वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर हो तो आप उनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो केवल एक्स एक्सिस में आएगा, है ना? रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो केवल एक्स एक्सिस में आएगा। तो आप अगर पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे तो या तो वो उसकी तरफ आ रहा होगा या तो उससे दूर जा रहा होगा, यही पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोलिजन हो तो वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर हो, ठीक है? वर्टिकल, देखिए बच्चों एक चीज और ध्यान सुन लीजिए, वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर होंगे तो 100% कोलिजन होगा ऐसा नहीं है, पर अगर आपको कोलिजन करवाना है तो वर्टिकल कंपोनेंट्स का बराबर होना जरूरी है। मैं दोनों का इंपॉर्टेंस आपको समझा देता हूं। अगर मान लो बच्चों एक केस तो ये हो गया कि जैसे आपने ये निकाला -4 आई कैप, ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों की जैसे आप एक पे बैठ के दूसरे को देखो, वर्टिकल कंपोनेंट बराबर है लेकिन ये दूर जा रहा हो, ये भी पॉसिबल है। इस केस में कोलिजन नहीं होगा। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर होंगे तो कोलिजन हो भी सकता है, कोलिजन नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी। लेकिन अगर कोलिजन हो रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को बराबर होना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है, ठीक है? तो वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होंगे बच्चों और एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे तो या तो वो उसकी तरफ आ रहा होगा या तो उससे दूर जा रहा होगा। अगर कोलिजन हो रहा होगा तो उसकी तरफ आ रहा होगा और कोलिजन नहीं हो रहा होगा तो उससे दूर जा रहा होगा। बच्चों यहां तक का डिस्कशन बोलो क्लियर हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, बोल दो एक बार। यस सर, ठीक, इसी पे एक सवाल लेता हूं बच्चों, तो थोड़ा सा और तुम लोग को थोड़ा समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा हूं तो उससे सवाल कैसे बन सकते हैं और आपको कैसे उनको डील करना है। जैसे बच्चों ये सवाल पढ़िए, इस सवाल में कहा गया टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड साइमल्टेनियसली इन द डायरेक्शंस shown in the figure with initial velocity 20 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली, दे कोलाइड आफ्टर 0.5 सेकंड। बच्चों सवाल में बोल दिया गया है कि कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो बच्चों क्या कंडीशन है कोलिजन की, बोलिए। y कंपोनेंट सेम होंगे। तो जैसे ही हम सबने पढ़ा कि यार कोलिजन हो रहा है इसका मतलब y कंपोनेंट्स बराबर होंगे, तो बेटा क्या मैं ये लिख सकता हूं 20 sin थीटा बराबर 10, बोलिए बच्चों यस और नो। ये क्यों लिख पा रहे हैं बेटा, ये चीज हम लोग कैसे लिख पाए? किसी बच्चे को क्लिक कर गया हो बताना चाहे तो बता सकते हो, ये चीज कैसे लिख पाए हम लोग, क्या वजह है कि मैंने ये लिख? वेरी गुड, जब कोलिजन होता है तो y कंपोनेंट्स सेम होते हैं। अब सवाल में बोला गया है दे कोलाइड, मतलब कंफर्मेशन मिल गया कि कोलिजन होगा। अगर कोलिजन होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होंगे, इसलिए 20 sin थीटा बराबर 10 होगा, बोलिए ठीक है? यस सर। तो बेटा अगर 20 sin थीटा बराबर 10 तो क्या बेटा sin थीटा बराबर 10/2 यानी 1/2 होगा? यस सर। तो क्या बेटा थीटा बराबर 30 डिग्री होगा? यानी पहले वाले पार्टिकल को 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, बोलिए बच्चों। यस सर। अच्छा ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसके अगर मैं 20 sin थीटा के दो कंपोनेंट करूं तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट तो हमने देख ही लिया कि वर्टिकल कंपोनेंट को बराबर होना पड़ेगा, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों हो जाएगा 20 cos 30 यानी 20√3/2 यानी 10√3। बोलिए ठीक है क्या बच्चों? यस सर। ठीक है, तो अच्छा कोलिजन होना है, कोलिजन होना है मतलब दोनों मिड एयर में आके आपस में टकराएंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बी को देखूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बच्चों ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो बच्चों ऑब्जर्वर कहां पे है, बी पे है या ए पे है? इस चीज के लिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए में ऑब्जर्वर कहां पे बैठा हुआ है बच्चों? ए पे बैठा है, तो बच्चों यूबी माइनस यू ए लिख देंगे, बोलिए सही है? तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए जरा देखिए, वेलोसिटी ऑफ बी बच्चों है 10 जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगी 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, बोलिए सही है बच्चों? जब आप माइनस करेंगे तो देखिए -10√3 आई कैप ही बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे,
तो यानी बच्चों जब मैं ए पे बैठ के देख रहा हूं किसको, बी को, तो क्या बच्चों बी मुझे 10√3 से इधर चलता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बोलिए। यस यस सर। 10√3 आई कैप नेगेटिव है ना, -10√3 आई कैप, मतलब मैं जब ए पे बैठ के बी को देख रहा हूं तो मुझे बी जो है वो ए की तरफ आता हुआ 10√3 से दिख रहा है, बोलिए सही है बेटा। यस सर। यस सर। और बोला गया है कि इनके बीच में जो टक्कर होगी वो 0.5 सेकंड के बाद हो जाएगी, बोलो सही है बच्चों। यस सर। तो दोनों के बीच की दूरी पूछ ली गई है, तो यहां से यहां तक का दूरी पूछ दिया गया है और बोला गया है कि बी यहां से यहां तक आएगा उसमें समय लग जाएगा आधा सेकंड। तो बताओ बच्चों x बराबर कितना लिख दूं। 10√3 इसकी स्पीड है और आधा सेकंड लगेगा टकराने में, 5√3। तो क्या बेटा डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम कर दिया जाए, बोलिए। यस सर। स्पीड ऑफ अप्रोच 10√3 है और टाइम बच्चों आधा सेकंड है, तो क्या आंसर 5√3 आ जाएगा। यस सर। तो क्या दोनों के बीच की दूरी 5√3 मीटर होगी, यस सर। यस सर। बोलो क्लियर है क्या बच्चों। यस सर। यस सर। ये रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा 1-2 क्वेश्चन और, लेकिन उससे पहले क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया है, यस सर। नहीं आया। क्लियर है सर। कंडीशन क्या है बच्चों कोलिजन की, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन, कोलिजन कब होगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, बिल्कुल नोट कर लीजिए बच्चों। फिर आपको ऐसा ही अगला सवाल कराऊंगा, उसमें दिमाग लगाइएगा। अगला सवाल करें बच्चों। यस सर। ठीक। सेकंड सर। हाँ लिखिए। यस सर। ठीक बच्चों, अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं एक सवाल लेता हूं, सारे बच्चों कोशिश करिएगा कि अटेम्प्ट करिए, ठीक है। सबका आंसर आना चाहिए बच्चों प्लीज, और सबका सही आना चाहिए। ओके ठीक है। क्या बच्चों आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, मतलब किस वजह से आपका u1 sin 60 इज इक्वल टू u2, पर ऐसा क्यों किया बच्चों आप लोगों ने। वेरी गुड। जब कोलिजन होगा बच्चों तो वर्टिकल कंपोनेंट्स आपको बराबर रखने पड़ेंगे, तो जब आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे बेटा तो u1 sin 60 हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला पार्टिकल है एक्चुअली उसके पास u2 ही है, तो u1 sin 60 बराबर u2, तो u1 √3/2 बराबर u2, और सवाल में पूछा क्या गया u1/u2,
तो u1 बाई u2 बराबर 2/√3 आ जाएगा। कितने बच्चों का सही था, हाथ उठा दो एक बार। यस सर। बहुत बढ़िया। मान लो बच्चों इसी सवाल को बस आपको मतलब एक प्रैक्टिस कराने के लिए, मान लो मैं जैसे ये तुमको बता दूं कि ये जो वैल्यू है ये 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और ये जो दूरी है बच्चों ये बोल दूं मैं 20 मीटर है, तो तुम मुझे ये बता सकते हो क्या बच्चों कि कितने समय में कोलिजन होगा? ठीक है कितने समय में कोलिजन होगा बच्चों? फोर सेकेंड। ओके 4 सेकेंड्स। 4 सेकंड सर। यस बच्चों अगला सवाल इसी का हिस्सा है कि कितने समय में कोलिजन होगा अगर दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर है? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड्स, बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चों टाइम बराबर, देखो रिलेटिव एक्सीलरेशन तो 0 है ना, तो अगर आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड सीधे लगा दो। डिस्टेंस है बच्चों दोनों के बीच की 20 मीटर, और स्पीड बच्चों देखो जो कोलिजन करने वाली स्पीड है ना वो ये है। अगर आप देखो तो बी तो बच्चों ए के पास नहीं आ रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें, अगर आप चाहो तो ए के रेस्पेक्ट में दूसरे को भी निकाल लो, तो आप देखो तो 10 cos 60 10 cos 60 यानी 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, ये वो स्पीड है जो ए को बी की तरफ ले जा रही है। तो ए को बी की तरफ जाने के लिए दूरी है बच्चों 20 मीटर और स्पीड है 5, 20/5, 4 सेकंड लगेंगे। एक तरीका। दूसरा तरीका बच्चों ये हो सकता है जैसे हम लोगों ने पिछले वाले प्रॉब्लम में किया था कि वेलोसिटी ऑफ बी निकाल लो ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब आप बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी निकालेंगे ए के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ बी है, क्योंकि दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स बच्चों बराबर है ना, तो जैसे जो ये वैल्यू होगी वो यही वैल्यू होगी। जब आप माइनस करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो दिख जाएगा वो दिख जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ठीक है। तो ए पे बैठ के जब आप बच्चों बी को देखोगे, ए पे बैठ के जब आप बी को देखोगे तो बी आपको 5 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखेगा। दोनों के बीच की दूरी 20 है, 20 डिवाइडेड बाई 5, 4 सेकेंड आ जाएगा आंसर। तो बच्चों जब इस टाइप के सवाल आए तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि कंडीशन ऑफ कोलिजन, कंडीशन ऑफ कोलिजन होगी बच्चों कि वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिजन, मैंने आपको नोट बना के लिखवा दिया है, ठीक है। इफ देयर विल बी कोलिजन वर्टिकल कंपोनेंट्स हैज टू बी इक्वल, और कोई तरीका नहीं है। समय पूछ लिया जाए बच्चों कभी आपसे सवाल में कोलिजन का समय बता दो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों के बीच की दूरी डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी, दूरी डिवाइड बाय एक्स डायरेक्शन की रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि जैसे कि बच्चों इस सवाल में हमसे पूछा गया था कि अगर वो आधे सेकंड में टकराते हैं तो दूरी बताओ। तो बच्चों दूरी या समय बराबर x डिवाइड बाय v रिलेटिव इन x डायरेक्शन। तो बेटा x हमें यहां पे निकालना था, तो x बराबर हो जाएगा v रिलेटिव इन x डायरेक्शन इनटू टाइम। तो बेटा x डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी देखो ये तो ऊपर जा रहा है, तो इसकी x डायरेक्शन में कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है ना, केवल इसी के पास है बच्चों 10√3, तो 10√3 और इनटू टाइम हो जाएगा बेटा 1/2, तो आंसर हो जाएगा 5√3, ठीक है। तो या तो आप बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट से याद रखो कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालो और फिर आप v इंटू टी करो, है ना, या फिर बच्चों आप सीधा सीधा याद रखो कि जो टाइम ऑफ कोलिजन होगा जो होगा वो बराबर होगा दोनों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, है ना। अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको समझाने के लिए एक और एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों ये पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया 10 मीटर पर सेकंड से, एंगल 60 डिग्री, ठीक है, और इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है इस तरह से कि उसका बच्चों ये कंपोनेंट आ रहा है तुम्हारा 3 मीटर पर सेकंड, और ऊपर वाला कंपोनेंट है बच्चों 5√3, मतलब देखो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट 5√3 है, ठीक है, तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हैं तो कोलिजन होगा। अब इसका बच्चों ये वाला कंपोनेंट कितना है 10 cos 60 मतलब 5 मीटर पर सेकंड,
मान लो बच्चों इनके बीच की दूरी मैं तुमको देता हूं कुछ 32 मीटर, तो बताओ कितने टाइम के बाद कोलिजन होगा। तो दोनों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय v रिलेटिव इन x डायरेक्शन, तो दोनों के बीच की दूरी है बच्चों 32, और रिलेटिव वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी होगी बच्चों, ये इधर 5 जा रहा है और ये इधर 3 आ रहा है, बोल दो जल्दी से। 8 या 2? 8 मीटर पर होगा सर, 8 होगा, 8 या 2? 8 होगा। 8 होगा बेटा। तुम ध्यान सुनो, अगर दो चीजें एक दूसरे की तरफ चल रही है ना, तो अपने बीच की दूरी को जल्दी कवर कर लेंगे, तो समय कम लगेगा। तो देखो v रिलेटिव जब एक दूसरे की तरफ चल रहे हो तो ये दोनों जुड़ेंगे तभी समय कम लगेगा। अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कैच करने में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए घटेगी, ठीक है। तो एक दूसरे की चल रही हो तो v रिलेटिव जुड़ता है, एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रही होंगे तो v रिलेटिव क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा? अरे बोलो भैया, घटेगा। डांस कराते रहो क्या, बोलो। घटेगा। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। और ऑपोजिट जाएंगे तो घटेगा। बढ़ेगा। तो मतलब ऑपोजिट जाएंगे तो जोड़ने पे आएगी भी रिलेटिव या घटाने पे, और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो। अभी एक ऑपोजिट जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट जा रहे हैं तो जुड़ेगा कि घटेगा? तो क्या बेटा 32/8 4 सेकंड आएगा। 4 सेकंड। ठीक है, एक सवाल और। बच्चों आए आंसर तो बताना, या कुछ और दिमाग में चल रहा हो तो बताओ। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ना आप ये मत सोचना कि सर वर्टिकल कंपोनेंट तो बराबर नहीं है, कोलिजन कैसे होगा। वर्टिकल कंपोनेंट का लॉजिक बच्चों तब जब सेम प्रोजेक्शन, मतलब सेम लेवल से प्रोजेक्शन हो रहा हो, ठीक है। यहां पे सेम लेवल का प्रोजेक्शन नहीं है और फिर कोलिजन की बात की गई है। एक मिनट आप लोग सोच लीजिए, क्या बेटा कितना आ रहा है? 20 मीटर सर। ओके, मीटर। अच्छा चलिए बच्चों, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम शायद पिछले वाले प्रॉब्लम से थोड़ा सा अलग है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों सेम है ना। थोड़ा सा मैं आप लोगों की मदद करता हूं और विजुलाइज करने में आपकी हेल्प करता हूं। देखिए बच्चों, एक जो कॉमन डाउट आप सबके दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ पे तो वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर नहीं है, क्यों? मैंने पूछा कैसे बेटा, तो उन्होंने बोला कि सर देखिए यहाँ पे आप कंपोनेंट्स लीजिए जरा, तो ये सर देखिए 10 cos 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये मतलब 10 मीटर पर सेकंड बनेगा, और यहाँ पे देखिए वर्टिकल कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकंड है। बल्कि आप दूसरे पार्टिकल का देखिए तो सर 10 मीटर पर सेकंड तो है ही नहीं। अब क्या होगा सर? देखिए बच्चों,
जब ये पार्टिकल इस लेवल पे आ जाएगा, मतलब इस वाले पार्टिकल के लेवल पे आ जाएगा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्चुअली ये दोनों पार्टिकल बच्चों सेम लेवल पे है नहीं, है ना, इसलिए यहां पे ये सिचुएशन थोड़ा सा वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल सेम लेवल पे नहीं है, ठीक है। तो फिर सर कोलिजन के लिए क्या सोचेंगे? कोलिजन के लिए फिर बच्चों ऐसा सोच सकते कि आप ए के रेस्पेक्ट में बी का मोशन देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे बच्चों मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप है, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप है, ठीक है। और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है माइनस 10 आई कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बच्चों बी के रेस्पेक्ट में अगर आप ए को देखते हो, है ना, बी के रेस्पेक्ट में, देखिए बच्चों इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बी के रेस्पेक्ट में जब आप ए को देख रहे हो तो देखो बच्चों मोशन कैसा दिख रहा है आपको, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बच्चों हो जाएगा 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी बच्चों बी के रेस्पेक्ट में जब आप ए को देख रहे हो तो वो 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप से आता हुआ दिखेगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसमें सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों। समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा, है ना, जो भी आपके दिमाग में डाउट होगी सर ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बच्चों आप बी के रेस्पेक्ट में देखते हो, मतलब ये जो ऑब्जर्वर है ये बी है, ठीक है, और ए को देख रहे हो, तो बेटा ए का जो मोशन है वो 20 आई प्लस 10 जे है, 20 आई प्लस 10 जे मतलब 20 बच्चों एक्स एक्सिस में है और 10 बेटा वाई एक्सिस में है, ठीक है ना। अब क्योंकि आप बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो बच्चा बी तो रेस्ट पे आएगा, ठीक है। और आप अगर चाहते हो कि कोलिजन हो जाए, अगर आप चाहते हो कोलिजन हो जाए तो बेटा कोलिजन हो जाए उसके लिए ए को सीधा सीधा जाके बी के पास पहुंचना चाहिए। बच्चों मानते हो या नहीं मानते हो, बोलो, है ना। अगर आप चाहते हो कि बी कोलिजन हो जाए बच्चों बी का ए के साथ, तो आपने निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये आ गया आपका बच्चों 20 आई प्लस 10 जे, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि ए जाके सीधा सीधा बी से कोलाइड कर जाए, तो बी को बी के रेस्पेक्ट में देखने पे ए को ऐसा मतलब बी को ऐसा लगना चाहिए कि ए ऐसा आके डायरेक्शन में सीधा जाके हिट कर दे रहा है, बोलो सही बच्चों। अब इस वाले सवाल में और पिछले वाले सवालों में अंतर ये है बेटा कि जब हम पिछले वाले सवालों को कोलिजन के लिए सॉल्व कर रहे थे, है ना, तो उसमें ए और बी दोनों सेम लेवल पे थे, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर हो जा रहे थे और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, तो वो ऐसा जाके हिट कर दे रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इस वाले सवाल में हल्का सा अंतर ये कर दिया गया है कि उनको ग्राउंड पे दोनों को नहीं रखा है, एक को थोड़ा ऊपर रख दिया, एक को नीचे रख दिया। लेकिन अगर कोलिजन होना है तो उसके लिए कंडीशन यही है कि अगर आप एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखो तो वो सीधा सीधा उसकी तरफ जाना चाहिए, तभी कोलिजन होगा। जैसे मैं यहां पे ए को देख रहा हूं बी के रेस्पेक्ट में, तो बी तो रेस्ट पे है, तो ए सीधा सीधा जाना चाहिए बी की तरफ और जाके टक्कर मार देना चाहिए। बोलिए सही है बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट्स क्यों नहीं बराबर हैं? क्योंकि दोनों सेम लेवल पे नहीं है। अगर आप, खैर ये थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो ना बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट और इसकी वेलोसिटी का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट बराबर होंगे।
क्योंकि इस बार जो उनको लाइन ज्वाइनिंग है ना, ये दोनों की लाइन ज्वाइनिंग, उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर है। ठीक है, जैसे आप ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे थे ना, ग्राउंड टू ग्राउंड, तो ये वाली लाइन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन ये थी, तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर हो जा रहे थे। ठीक है, जब वो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं है, जब वो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं इस तरह से, तो ये हो गई उन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बराबर होंगे। अगर आप चाहो, प्रैक्टिस करना चाहो, तो आप निकाल के देखना, ये दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, खैर हमें वो नहीं करना है। तो बच्चों अगर मैं चाहता हूं कि बी, जो ये ए है, वो जाके बी से टकरा जाए, तो बी के रेस्पेक्ट में देखने पे ए का डायरेक्शन ऑफ मोशन ये होना चाहिए। बोलिए बच्चों, सही है ना? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, बी के रेस्पेक्ट में देखने पे जो ए का एक्स कंपोनेंट है वो 20 है और वाई कंपोनेंट बेटा 10 है। तो बच्चों ये डायरेक्शन जो हो अल्फा, ठीक है, मतलब इसके वेलोसिटी, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये tan अल्फा। अगर आप निकालना चाहो कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है tan अल्फा, तो बेटा tan अल्फा की वैल्यू आएगी 10/20 वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो tan अल्फा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब ये tan अल्फा बच्चों की इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है ना, tan अल्फा, और ये अल्फा tan अल्फा बच्चों उस चीज के भी बराबर होगा। किस चीज के बराबर? ये tan अल्फा इस चीज के भी बराबर होगा। मान लीजिए बच्चों मैं इस हाइट को y बोल देता हूं और इस डिस्टेंस को तो d हम लोग को सवाल में दिया गया है, तो ये y/d, tan अल्फा बच्चों y/d के भी बराबर होगा इस वाले ट्रायंगल में, है ना? तो tan अल्फा बराबर y/d, तो जो d होगा बच्चों वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स y। पूरी डिस्टेंस 20 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो बच्चों y कितना बचेगा? पूरी 20 मीटर है और ये वाली डिस्टेंस बच्चों 10 मीटर है, तो क्या ये डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा? तो अगर बेटा ये डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा तो y एक्चुअली 10 मीटर है, तो 2 × 10, तो जो दोनों के बीच का दूरी होगा बच्चों वो 20 मीटर होगा। समझ में आया थोड़ा बहुत बच्चों, या कुछ भी समझ में नहीं आया? हाँ, मैं फिर से बता, अरे वाह, आंसर आया। कितने बच्चों का आंसर आ गया था? हाथ उठाओ जरा। ठीक, जिनका आंसर आ गया था बहुत बढ़िया बच्चों, जिनका नहीं आया था मैं फिर से पूरी चीज समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान सुनिए। देखिए, हाँ, आप दोनों में से किसी के भी रेस्पेक्ट में कर लीजिए। हाँ बोलिए, अयोध्या पाठशाला। बदमाशी नहीं करो यार। हेलो सर। हाँ बोलिए, मैं पूरी चीज एक बार फिर समझाता हूँ, ठीक है? बस आप थोड़ा सा ध्यान से, इत्मीनान से मेरी बात सुनिए बच्चों। इस वाले सवाल में और जो पिछले वाले सवाल थे, जो हम लोग ग्राउंड से ग्राउंड की बात कर रहे थे, इन दोनों में, इस वाले सवाल में जो अभी हम लोग कर रहे थे, उनमें अंतर क्या है पहले तो बताओ। इनमें अंतर ये है, इस वाले सवाल में क्या था कि दोनों पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे थे, ठीक है? तो अगर दोनों पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको यही मिलेगा कि ग्राउंड से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। जब ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, कोलिजन के लिए वर्टिकल कंपोनेंट्स का बराबर होना 100% जरूरी है। अगर वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर नहीं हुए, दोनों पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो कोलिजन नहीं होगा, ठीक है? तो कहीं भी कोलिजन लिखा हो और दोनों पार्टिकल्स को ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए, पहली चीज। अब इसका दूसरा केस कि मान लीजिए हम ग्राउंड से नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम एक एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक हाइट पे, एक को 10 मीटर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक को 20 मीटर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब हमसे सवाल में पूछ लिया जाए कि बताइए कोलिजन हो रहा है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कोलिजन की, या किस तरह से कोलिजन होगा अगर दोनों पार्टिकल को सेम हाइट से ना प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है? तो बच्चों उन केसेस में जब सेम हाइट से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ये वाली सिचुएशन, इसमें बच्चों आपको क्या करना है कि एक के रेस्पेक्ट में आपको दूसरी की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है? एक के रेस्पेक्ट में आपको दूसरी की वेलोसिटी निकालनी है। जैसे आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया है ना, कुछ 10√2 से, और इसको प्रोजेक्ट कर दिया बेटा इधर 10 मीटर पर सेकंड से। आप कोई भी ऑब्जर्वर ले लो, आप ऑब्जर्वर को यहां पे बैठा दो, ऑब्जर्वर को यहां पे बैठा दो। जैसे जो मैंने सॉल्व किया उसमें मैंने ऑब्जर्वर को इधर बैठा दिया,
ठीक है, तो मैंने बच्चों ये ए है, मान लीजिए ये बी है, तो मैंने जब वेलोसिटी ऑफ ए निकाली विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ ए जब मैंने निकाली विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये आ गया 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है, तो बच्चों जब मैं बी के रेस्पेक्ट में ए को देख रहा हूं तो उसकी मुझे वेलोसिटी दिख रही है 20 आई प्लस 10 जे। ठीक है, अब मुझे बता दो बच्चों, जितना मैंने आपको समझाया उसके बेसिस पे ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी? ये जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रहेगी। क्यों बेटा? relative acceleration क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। यानी बच्चों जब बी देख रहा है ए को, तो जब बी देख रहा है ए को, तो ए कुछ इस तरह मूव करता हुआ बी की तरफ जाएगा, तभी कोलिजन पॉसिबल है ना? कि जब बी देखे ए को तो ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करता हुआ बी की तरफ आए, तभी कोलिजन होगा। ठीक है, तो अगर मैं निकालना चाहूं कि ये एंगल अल्फा हॉरिजॉन्टल से कितना होगा कि जिसके लिए पार्टिकल जाके बी से टकराएगा, ठीक है, तो बच्चों इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को निकालोगे तो tan अल्फा बराबर वी वाई बाई वी एक्स होता है बच्चों, है ना? तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 20 है, तो बच्चों जो डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगा tan अल्फा वो आ जाएगा तुम्हारा 1/2, है ना? मतलब पार्टिकल को tan अल्फा बराबर 1/2 इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बी, तभी कोलिजन पॉसिबल होगा। ठीक है, अब यहां पे बच्चों हमसे डी पूछ दिया गया सवाल में, ठीक है, और ये हाइट जो है गिवन है सवाल में 10 मीटर और ये डी पूछा गया है, तो फिर बच्चों यहां से भी tan अल्फा लगा दो, है ना? तो यहां पे tan अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई डी, है ना? तो जो दोनों के बीच की दूरी होगी वो 20 मीटर होगी। ठीक है, मैं आपको फिर से सवाल दिखा दे रहा हूं, आप नोट करो, और इन बिटवीन किसी को भी कुछ डाउट आता है कि सर ऐसा क्यों हो गया या ऐसा कैसे सोच रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों इस टाइप के सवाल जो सेम लेवल पे ना हो, बनने के चांसेस बहुत कम है, अगर बनता है तो फिर आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी सर बोलिए। लेकिन डाउट है कि सर 45 डिग्री एंगल पे हमने ये ए जो है हाँ हाँ 45 डिग्री एंगल पे है और बी का राइट, एंगल कुछ नहीं है, तो सर ये 45 डिग्री एंगल पे क्यों नहीं गया? ये अल्फा एंगल कहाँ क्यों बना रहा है? मतलब हाँ एक ही एंगल है ना, तो फिर 45 क्यों नहीं गया होगा? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है और ये जेन्युइन कंफ्यूजन होना चाहिए। देखिए बच्चों क्या हुआ, जो 45 डिग्री है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, जैसे कोई इंसान ग्राउंड से देख रहा है, ठीक है, जिसके पास खुद की कोई वेलोसिटी नहीं, वो ग्राउंड पे खड़ा है बस देख रहा है, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं, तो उसको लगेगा कि यार 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया है और उसको ऐसा जाके ऐसा पार्टिकल जाता हुआ दिखेगा, किसको? जो ग्राउंड पे खड़ा है। लेकिन बच्चों बी का केस वैसा नहीं है, बी के पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो जब बी देखेगा ए को कि ए को फेंका जा रहा है, तो उसको वो 45 डिग्री नहीं लगेगा, उसको लगेगा tan अल्फा बराबर 1/2 बी को,
तो जो मैंने ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्रॉ किया है ना, ये वाला, कि वो अल्फा पे जाके टकराएगा, ये जब बी देख रहा है ए को, तो जब बी देखेगा ए को तो उसको लगेगा कि ए जो है वो tan अल्फा बराबर 1/2 से जाता हुआ जाके बी से टकरा रहा है। ये तो ग्राउंड वाले को दिखेगा 45 डिग्री। समझ में आ रही बात? बोलिए। तो मतलब ये एंगल बी के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है, क्या क्या? तो एंगल है ये बी के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है। हाँ, जो tan अल्फा बाद, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सर डन है। करते हैं एक सवाल इस पे और फिर आगे बढ़ेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड में अगली स्लाइड में बच्चों मतलब यही चीज मैंने वापस से समझाई हुई है, तो अगर आप इस स्लाइड को लिखेंगे तो यही बस आंसर है। अगली स्लाइड में मैंने इसी चीज को वापस से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके सर। हो गया सर। ठीक। सर बोलिए बेटा। सर आज नेशनल डॉक्टर डे है सर। क्या बात कर रहे हो यार, नेशनल डॉक्टर डे है? यस सर। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो भैया तुम लोग फ्यूचर डॉक्टर्स को। आज आज 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे होता है सच में? यस यस सर। अरे यार, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, पता ही नहीं था मुझे। यस सर। तो सर आप हमको विश करिए। अरे बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, हैप्पी डॉक्टर्स डे टू यू ऑल। सारे आपको भी सर। थैंक यू सर। हम Thank you, सर sir. आपको भी, क्योंकि आपकी वजह से हम लोग बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस तुम लोग मुझे थैंक यू नहीं Thank बोलो you, तो sir. जब मैं बूढ़ा उड़ा हो जाऊं तुम लोग बढ़िया मेरा इलाज कर देना। हाँ सर गूगल में 30 बार से दिखा रहा है। क्या बेटा? हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। उससे फिर 30 ये सर सेकंड लाइन में आपने जो -10 आई कैप लिखा है ये कैसा सर? ये समझ 10 नहीं आया। 10 आई कैप लिख दिया मैंने। वो सर जो लिखा है आपने। हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 आई है और ये 10 जे है, ठीक है। तो 10 आई प्लस 10 जे माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 10 आई कैप है ना, पीछे की तरफ है, तो माइनस 10 आई कैप लिख देंगे, ठीक है। ओके सर। बच्चों एक सवाल इसी पे हम लोग और करते हैं ताकि जो मैंने समझाया उसी का प्रैक्टिस कर लो तुम लोग एक बार। बच्चों लिख रहा हूं सवाल, देखिए जरा ध्यान से। सेम जो मैंने अभी समझाया ना इसी का एप्लीकेशन है, तो घबराना नहीं। जो बच्चों अभी समझाया है उसी का एप्लीकेशन है, आराम से करिए सॉल्व। एक पार्टिकल है बच्चों, उसको इधर से प्रोजेक्ट कर दिया गया है विद अ स्पीड ऑफ 10√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। दूसरे पार्टिकल को बच्चों इधर प्रोजेक्ट कर दिया गया है विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये वाली हाइट 5 मीटर है और ये टोटल हाइट 15 मीटर है। तो बताइए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए फॉर कोलिजन? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी फॉर कोलिजन? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी फॉर कोलिजन? तो बच्चों आप एक के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लीजिए और फिर tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आंसर आ जाए तो आप बच्चों बता सकते हो। 15 मीटर आएगा आंसर। सर 15 मीटर। 15 ना? यस सर। ओके यस सर। ओके। सर 15 मीटर आ गया। सबको आ गया बच्चों? यस सर आ गया। ठीक। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों एक बार कर लीजिए सॉल्व, फिर आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग।
सर 50 ठीक, सबका ही 15 मीटर आ रहा है, गुड। अब बच्चों इसमें आप नाम दे लो, है ना, जैसे मैं इसको नाम दे दूं पार्टिकल 1, पार्टिकल 2। तो बेटा आप अगर वेलोसिटी ऑफ 1 निकालो विद रिस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो बेटा ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। ठीक है, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ 1 इसके कंपोनेंट लोगे तो ये हो जाएगा एक्चुअली 10 i कैप प्लस 10 j कैप माइनस 2। दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी लिखोगे बच्चों, दूसरे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तुम लोग मदद करोगे थोड़ी सी, -5 i कैप, बिल्कुल। तो बच्चों अगर मैं वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालूं तो ये देखो 10 और 5 क्या बच्चों 15 i कैप हो जाएगा और प्लस 10 j कैप, सही है ना। तो बेटा जब देखिए दूसरा वाला पार्टिकल है, दूसरा वाला पार्टिकल है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में बच्चों जब पहले वाले पार्टिकल को देखते हो तो उसकी वेलोसिटी 15i और 10j है। 15i और 10j मतलब बच्चे उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है पार्टिकल की वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और वो एंगल अल्फा कितना बना रहा है, tan अल्फा बराबर वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो 5352। तो बेटा वो tan अल्फा की वैल्यू 2/3, सही है ना। और यहां से भी tan अल्फा निकालोगे बच्चों तो ये हाइट 5 मीटर है और ये वाली 10 मीटर है ना, क्योंकि टोटल 15। तो बेटा ये वाली हाइट 10 है और ये d आपको निकालना है, तो यहां से tan अल्फा लिखोगे तो 10/d हो जाएगा ना, तो 2/3 बराबर 10/d। तो बेटा क्या d बराबर 30/2 यानी 15 मीटर आ जाएगा, बोलो जल्दी से। कितने बच्चों को सही आ गया था आंसर, हाथ उठा दो एक बार, वेरी गुड। अगली हेडिंग डाल दो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें 20 मीटर आंसर था। 20 मीटर आंसर है? नहीं, जो लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें भी जो बड़ी वाली हाइट थी वो 20 मीटर थी। मैंने गड़बड़ कर दिया क्या कुछ बच्चों? ये 20 है, ये 10 है, तो ये 10 होनी चाहिए, सही तो लिखा है बेटा। हाँ सर, तो इसमें जो बड़ी वाली हाइट है हाँ 20 मीटर है। अच्छा, आंसर भी 20 मीटर आ रहा है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया उसमें बढ़िया 20 मीटर है और आंसर भी 20 मीटर है। हो गया सर, वो सब में थोड़ी होगा ऐसा। नहीं नहीं रुको थोड़ा, हाँ एक सेकंड सुन लेने दीजिए बच्चे कुछ। तो आप ये कह रहे हैं कि हर बार दोनों का सेम आएगा, ऐसा बोल रहे हैं बेटा? हाँ सर, तो मतलब इसके पीछे नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, वैसे तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट आ गया है बच्चे, कुछ उसका है नहीं, है ना कोई लॉजिक। फिर भी चलो मुझे 1 मिनट दो, मैं थोड़ा सा देखता हूँ, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है तो उससे कुछ हो सकता है, कि वैसे है नहीं मेरे हिसाब से, फिर भी मैं 1 मिनट मुझे दो, मैं बताता हूँ अगर कुछ होता है। चलो तो बच्चों इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप लोग हैंडल कर लोगे क्या, कि दोनों को सेम हाइट से ना प्रोजेक्ट करके एक ऊपर नीचे हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सेम हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हो जाएंगे इस टाइप के सवाल? यस सर। हेडिंग डालिए रिवर बोट प्रॉब्लम, हेडिंग डाल दीजिए बच्चों रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक, चलिए तो बच्चों रिवर बोट प्रॉब्लम, और इसके बाद हम लोग करेंगे रिवर बोट, रिवर मैन के बाद हम लोग बच्चों करेंगे रेन मैन। तो रिवर बोट या रिवर मैन या रेन मैन ये सारे बच्चों 2D रिलेटिव मोशन के ही एग्जांपल है। जैसे 2D रिलेटिव मोशन हम लोगों ने शुरुआत करी आज पिछले क्लास में, और 2D रिलेटिव का सबसे पहला एग्जांपल था बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल रिलेटिव मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बच्चों मैंने कुछ 2-3 चीजें आपको बताई हैं, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं रिवर बोट शुरू करने से पहले, ताकि आप सारे बच्चों ध्यान रखना। सबसे पहले बच्चों जब भी रिलेटिव प्रोजेक्टाइल होगा तो ए रिलेटिव कितना होगा फॉर रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, ए के रेस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? ऐसा नहीं करो बच्चों, जब एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है और दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी एक पार्टिकल की दूसरे के रेस्पेक्ट में हमेशा कितनी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो बच्चों पहला पार्टिकल दूसरे के रेस्पेक्ट में या दूसरा पार्टिकल पहले के रेस्पेक्ट में किस टाइप का मोशन करेगा? पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, रेक्टेंगल? स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा।
बिल्कुल। अगर बच्चों दोनों पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बराबर हैं मान लीजिए, तो एक पार्टिकल दूसरे के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में मोशन करेगा? अपोजिट। अगर दो पार्टिकल्स इस तरह से प्रोजेक्ट किए गए हैं कि उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बराबर हैं, तो वो किस डायरेक्शन में मोशन करेगा? वर्टिकल डायरेक्शन, वाई एक्सिस में। बोलिए क्लियर है बच्चों? अगर पार्टिकल्स को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया बेटा कि उनका वर्टिकल कंपोनेंट बराबर है, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में मोशन करेंगे बच्चों? एक्स एक्सिस में, बिल्कुल। बस इसमें कंडीशन बच्चों ये कि दोनों सेम लेवल से प्रोजेक्ट किए जाए, है ना। अगर लेवल अलग हो गया तो फिर वो एक एक्स एक्सिस में जाके एक डायरेक्शन में जाएंगे, सही है क्या बेटा? हाँ, ग्राउंड से ऊपर अगर दोनों सेम लेवल पे, तो मतलब ग्राउंड सेम ही लेवल हो गया ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस पे मूव करते हुए, अगर बच्चों जैसे आपने एक पहले वाले के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले को देखा, ठीक है, और वो इसकी तरफ आ रहा है, तो कोलिजन होगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई कि वर्टिकल कंपोनेंट बराबर है और वो दूर जा रहा है, तो बेटा फिर कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट बराबर है तो हमेशा कोलिजन होगा, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? वर्टिकल कंपोनेंट बराबर है तो हमेशा कोलिजन होगा बच्चों, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। अगर कोलिजन हो रहा है तो क्या हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर होंगे? अगर वर्टिकल कंपोनेंट हो रहा है, सॉरी, कोलिजन हो रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा बराबर होंगे। बोलो समझ में आ रही है बात? ठीक। तो इतनी चीजें बच्चों आपको रिलेटिव प्रोजेक्टाइल से याद रखनी है। ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं आज, आपको सबको क्लियर है क्या? बताइए एक बार। ठीक। अब बच्चों नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रिवर मैन, या जिसको आप लोग बच्चों बोलते हो रिवर बोट प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाँ, मैन वुमेन बोट, आप जो भी, नहीं नहीं नहीं, रिवर मैन, रिवर बोट, ठीक है। रिवर वुमेन कह लीजिए अगर आप, मतलब थोड़ा सा आप फेमिनिज्म उसको प्रमोट, रिवर वुमेन प्रॉब्लम कर लीजिए, रेन वुमेन, जैसा भी आप। बट ये है कि जो सवाल आपको दिया जाएगा उसमें वो कुछ भी आपको सिचुएशन दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चों कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 2-3 टर्म्स आपको हर सवाल में देखने को मिलेंगे। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। ये आपको बच्चों हर सवाल में देखने को मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्चुअली बच्चों होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये मैंने बच्चों आपको पहले सबसे बता दिया है। बाकी सारी चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिवर हमेशा वो बैंक या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देते हैं। बैंक मतलब किनारे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ रिवर बताएंगे या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताएंगे, तो हमेशा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। अब जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वीबीआर हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर हो गया वीआरजी। अब जो बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों ये होती है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वीबीजी। मतलब बच्चों जैसे कि एक समझाने के लिए सिचुएशन में अगर ड्रॉ करूं आपको, कि मान लीजिए बच्चों एक रिवर है, ठीक है, एक रिवर है और इस रिवर के फ्लो की डायरेक्शन बच्चों ये है वी आर, ठीक है, वी आर जी। मतलब बच्चों अगर कोई इंसान ग्राउंड पे खड़ा है ना, तो उसको रिवर इस तरह से फ्लो होती हुई दिख रही है, एज सिंपल एज दैट। कि कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा, उसको रिवर इस तरह से फ्लो करते हुए दिख रही है, तो वी आर जी मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कोई ग्राउंड पे खड़ा है, बैंक पे किनारे पे कोई खड़ा, तो उसको रिवर की वेलोसिटी इस तरह से जाती हुई दिख रही है, ठीक है। अब मान लीजिए बच्चों एक बंदा है, वो बोट लेकर रिवर में निकल गया, ठीक है, और वो बोट को
रिवर के रेस्पेक्ट में सीधा चला रहा है, मतलब वो बोट लेके चला गया बच्चों, और वो बोट को लेकर रिवर के रेस्पेक्ट में सीधा चला रहा है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, वो बोट को सीधा चला रहा है, जो रिवर का फ्लो है हमेशा वो कोशिश कर रहा है कि जो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर चला जाए, क्योंकि उसको रिवर को क्रॉस करना है। तो बच्चों ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे बता दो, जो ग्राउंड पे इंसान खड़ा है उसको बोट क्या सीधे जाते हुए दिख रही होगी या बोट एक एंगल पे जाते हुए दिख रही होगी? बोलिए। एंगल पे जाते हुए दिख रही होगी। और जो बंदा बच्चों यहां बोट में बैठा है, जो इंसान बोट रो कर रहा है, मान लीजिए बोट में बैठा है, उस इंसान को बोट सीधी जाती हुई दिख रही होगी, है ना, क्योंकि वो रो कर रहा है ना बच्चों, वो लगातार कोशिश कर रहा है कि बोट सीधी चली जाए ताकि मैं क्रॉस कर जाऊं। तो वो वेलोसिटी ऑफ बोट है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और वो मतलब जो नाव में आदमी बैठा है उसको लगेगा कि वो सीधा जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड पे बैठा है बच्चों, चूंकि रिवर का फ्लो इधर है, पर्सन बोट को इधर ले जा रहा है, तो जो मैन को दिखेगा ग्राउंड पे खड़ा होके बच्चा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों आपको ये तीनों टर्म समझ में आए हैं क्या? वीबीआर, वीआरजी, वीबीजी, बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है, अब इस चीज को जो मैंने निकाला ना, इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर बराबर क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव मोशन से पढ़ा है बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी, है ना। तो अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बच्चों मानते हो इस वाले टर्म को इधर ले आएंगे? बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब देखना जरा, वेक्टर सम कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर स्ट्रेट अपवर्ड, क्योंकि जो नाव में इंसान बैठा हुआ है वो चाहता है कि बोट को वो क्रॉस करा ले, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, और उसमें ऐड करना है वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इन दोनों को बच्चों जब वेक्टरली आप ऐड करोगे, इन दोनों को वेक्टरली ऐड करोगे, तो बच्चों आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सही बात है बच्चों, बोट ऐसे जा रही है, रिवर ऐसे जा रही है, तो बोट कुछ ऐसे जाती हुई दिखेगी, सही है ना। यस सर। तो वो ये सिचुएशन है। तो आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर होने चाहिए। जब भी वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर बोला जाए, तो आपको ये समझना है कि वो वीबीआर गिवन है। ठीक है, उसको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मत ले लेना, है ना। जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ, खैर ये दोनों टर्म्स में तो आप कभी कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, क्योंकि वो क्लियरली सवाल में आपको मेंशन करेगा। इस वाली चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना आप, कि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। लिख लीजिए एक बार, आगे बढ़ेंगे फिर। डन है क्या बच्चों? ठीक।
अच्छा बच्चों, किसी एक बच्चे ने पूछा था कि पिछले वाले सवालों में हर बार ऐसा आएगा क्या कि हमेशा वो बराबर होंगे? बच्चे ऐसा कुछ नहीं है, वो 2 सवालों में डेटा ऐसा था कि वो हो गया था, तो आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत बनाइए। बच्चों लिख लें, फिर अगला एक कॉन्सेप्ट करें फिर। यस सर। ठीक, चलिए। ध्यान से देखिए बच्चों, अब सवाल पढ़ के बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि कहां पे वीबीआर गिवन है, कहां पे वीआर गिवन है, और कहां पे वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। अब मान लीजिए बच्चों कोई एक रिवर है जो कुछ, हाँ मैं कर देता हूं, मुझे थोड़ा सा बस आप समय दे दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फिर कर दूंगा। ओके सर। मान लीजिए बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिवर है, राइट की तरफ रिवर जा रही है, और जो विड्थ ऑफ रिवर है बच्चों मान लेते हैं वो डी है। ठीक है, बहुत आसान सवाल आते हैं बच्चों, आप 5 मिनट ध्यान से सुन लोगे, आप सारे सवाल खुद कर लोगे। विड्थ ऑफ द रिवर डी है, मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ रिवर राइट साइड है, और एक बच्चों एक पर्सन है जो स्विम करके रिवर को क्रॉस करना चाहता है। ठीक है, अब उस पर्सन की कोशिश ये है बच्चों कि वो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करे। ठीक है, कैसे क्रॉस करना चाहता है बच्चों? कम से कम समय में रिवर को क्रॉस करना चाहता है, शॉर्टेस्ट। ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहता है। बच्चों अगर वो रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन होगा, जो स्विमर होगा, अगर वो रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो उसको मेक श्योर करना पड़ेगा बेटा कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहे, हमेशा रिवर के, क्योंकि उसको बैंक में पहुंचना है ना, दूसरे एंड पे पहुंचना है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो विद रिस्पेक्ट टू रिवर होना चाहिए बच्चों, वो हमेशा बैंक की तरफ होना चाहिए, ऐसा हमेशा राइट साइड। मतलब बच्चों उसको रिवर फ्लो के 90 डायरेक्शन में जाना चाहिए फॉर शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, तभी उसको सबसे कम समय लगेगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो बच्चों कंडीशन है, किसी को कुछ डाउट हो बच्चों तो पूछ सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बेटा जो कंडीशन है वो टाइम बराबर होगा विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये बच्चों वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर होता है या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होता है। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल का फॉर्मूला ये है, विड्थ डिवाइडेड बाय जो भी मैन की वेलोसिटी है स्टिल वाटर में। ठीक है, अब बच्चों जब वो ऐसे ट्रेवल करना शुरू करेगा तो मुझे थोड़ा ध्यान से बताना दिमाग लगा के कि बेटा अगर वो ऐसे ट्रेवल करना शुरू करेगा तो क्या बच्चों वो इस पॉइंट पे बाहर निकलेगा या उसके थोड़ा राइट साइड में पॉइंट ए पे बाहर निकलेगा बच्चों, या पॉइंट बी पे बाहर निकलेगा? पॉइंट बी पे बाहर निकलेगा। अब उसकी वजह क्या है बच्चों, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रिवर फ्लो कर रही है ना, तो जैसे जैसे मैन आगे जाएगा रिवर उसको पुश कर करके थोड़ा सा आगे भेज देगी, तो कोशिश करेगा निकलने की ए पे, बट रिवर फ्लो की वजह से बच्चों निकलेगा कहां पे? बी पे, है ना। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट। ठीक है, तो अगर मैं ड्रिफ्ट की वैल्यू निकालना चाहूं तो बच्चों ड्रिफ्ट आ किस वजह से रही है? क्या रिवर की स्पीड की वजह से ड्रिफ्ट आ रही है? बोल दो बेटा एक बार। हाँ सर। तो रिवर की ड्रिफ्ट की वजह से, रिवर की स्पीड की वजह से ड्रिफ्ट आ रही, तो रिवर की स्पीड इनटू टाइम टू क्रॉस द रिवर, क्या बच्चों मानते हो इस चीज को? यस सर। है ना, तो रिवर की स्पीड इनटू ड्रिफ्ट हो जाएगा बच्चों डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये बच्चों आपका ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करेगा बच्चों, तो टाइम तो इस केस में उसको सबसे कम लगेगा, लेकिन वो एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे ना निकल के थोड़ा सा आगे निकलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ये 2 केसेस नोट करिए, फिर अगर नोट हो जाए तो बता देना, फिर इसके अगला वाला केस करेंगे हम लोग। हाँ, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर पिछली वाली स्लाइड लगा देता हूं।
बच्चों डन है क्या? शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, इट विल बी width divided by velocity of man with respect to river या velocity of boat with respect to river, और ड्रिफ्ट इस केस में बच्चों हो जाएगा velocity of river into time taken to cross the river. हाँ हाँ सुबह से पढ़ाते पढ़ाते थके हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस 10 मिनट बाद आराम ही है। बैठ के रखना पड़ेगा। हाँ 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 बच्चों, ये पिछली वाली स्लाइड तुम लोग को देखनी थी ना, कुछ लोग को नोट कर लीजिए। चलिए चलिए बच्चों, ये भी उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। हाँ अब बच्चों इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। क्या एक्सटेंशन है कि बच्चों रिवर मान लीजिए कुछ इस तरह से है, ठीक है। इस बार पर्सन चाहता है बच्चों कि जो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस हुई है वो ड्रिफ्ट ना हो, मतलब ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए, ठीक है, ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। तो उस केस में बच्चों क्या करना होगा, एक बार फिर से मान लो बच्चों ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, रिवर वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और बच्चों इस बार पर्सन चाहता है कि ड्रिफ्ट बिल्कुल भी प्रोड्यूस ना हो। तो जो मैन है वो रिवर के रेस्पेक्ट में बच्चों क्या अपनी वेलोसिटी कुछ इस तरह से रखेगा, बोलिए सही है ना? वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर? हाँ हाँ बोलिए। क्योंकि वही तो टाइम अवेलेबल है ना। देखो ड्रिफ्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि रिवर मैन को पुश कर रही है राइट के साइड, तभी तो ड्रिफ्ट आ रहा है। और रिवर कितने समय तक पुश कर पाएगी, जब तक वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, सही है ना? तो क्रॉस करने के लिए उसको कितना समय लगेगा? क्रॉस करने के लिए उसको समय लगेगा जितनी रिवर की विड्थ है डिवाइड बाय जितनी उसकी स्पीड है, ठीक है। और ये जो चूंकि उसने पूरे एफर्ट्स रिवर को क्रॉस करने में लगाए हैं, इसलिए ये वाला जो टाइम है ये शॉर्टेस्ट टाइम है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जाएगा ना तो उसमें हमेशा ड्रिफ्ट आएगा, ठीक है। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अगला केस समझा के फिर आपको सम अप कर दूंगा दोनों केस, ठीक है। अब अगर पर्सन चाहता है बच्चों की ड्रिफ्ट बिल्कुल भी ना हो, ड्रिफ्ट अगर बिल्कुल भी ना हो, मान लीजिए वो थीटा एंगल पे ट्रेवल करता है और वो चाहता है कि ड्रिफ्ट ना हो, ठीक है, ड्रिफ्ट बिल्कुल भी ना हो, उस केस में बच्चों क्या होना चाहिए कि जो पर्सन की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ठीक है, यानी VBR साइन थीटा, ठीक है, ये अगर कैंसिल कर दे रिवर की वेलोसिटी को, अगर बच्चों ये VBR साइन थीटा यानी इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट अगर रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल कर दे, तो बच्चों ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करने वाली कोई वेलोसिटी रह नहीं जाएगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही थी किसकी वजह से? रिवर की वजह से। और अगर ये जो जिस डायरेक्शन में मैन जा रहा है उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल कर दे, तो ड्रिफ्ट प्रोड्यूस करने वाला कोई रह नहीं जाएगा। फिर बोट सीधा सीधा या मैन सीधा सीधा स्विम करता हुआ बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा जाएगा और इस पॉइंट से बाहर आ जाएगा, पॉइंट ए से, ठीक है। तो ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए बच्चों करना क्या होगा आपको कि VBR साइन थीटा यानी वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका साइन थीटा बच्चों ये बराबर हो जाना चाहिए VR के, यानी किस एंगल पे जाना चाहिए उसको वर्टिकल से, उसके लिए साइन थीटा बराबर होगा VR डिवाइडेड बाय VBR, ठीक है। बस बच्चों इस केस में ध्यान रखना, यहां पे ड्रिफ्ट तो जीरो हो जाएगी, लेकिन टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर बच्चों ये कितना हो जाएगा? टाइम टू क्रॉस द रिवर इस केस में डिस्टेंस यानी विड्थ ऑफ द रिवर। बच्चों कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का रिवर को क्रॉस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बोलो। VBR cos थीटा हो जाएगा क्या बच्चों? हाँ VBR cos थीटा हो जाएगा।
अच्छा, ये वाला जो समय है बच्चों, वो पिछले वाले समय से ज्यादा होगा या कम होगा? जो ये पिछला वाला हम लोगों ने, ये वाला जो समय निकाला था क्रॉस, ये वाला ज्यादा होगा। इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों कोई क्यों ज्यादा होगा? कोई इसका कारण बताना चाहे? बच्चों ये इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि देखो आप, इसमें वेलोसिटी का एक कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करा रहा है। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होगा वो वेलोसिटी से तो छोटा होगा। मान लो ये 10 है तो उसका कंपोनेंट होगा 6, 8, 7, कुछ ऐसा होगा। जब शॉर्टेस्ट टाइम पे, तो देखो बच्चों यहां पे क्रॉस करने में डी डिवाइड बाय सीधे सीधे वेलोसिटी रख देते हैं, मतलब डी डिवाइड बाय जितनी वेलोसिटी है उतना, यानी डी डिवाइड बाय 10। यहां पे जब करोगे तो डी डिवाइड बाय वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा, यानी 6, 5, 4, 3, इसलिए समय ज्यादा लगेगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, मैं जान रहा हूं आज आप लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लिए हो, बट तो अभी पढ़ा रहे, हाँ बेटा, अभी पढ़ा रहे आप। अब चाहो तो मैं तीसरी क्लास भी ले लूं। हेलो, नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूं। कुछ लोग को तो हार्ट अटैक आ गए, हे भगवान। सर मेरे दोस्त को आ गया। मुझे समझ में आ गया कुछ लोग की। हाँ मैं लगाता हूँ पिछली वाली स्लाइड। आज बायो की क्लास हो, बायो क्लास है ना बच्चों इसके बाद? सर लगाना सर चाहे अगली क्लास। रिफंड मांगना शुरू कर देंगे ये लोग कि अरे भैया फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं हमें। देखो बच्चों, एक सवाल करते हैं जो पिछले, जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसका समेशन है, मतलब जो भी पढ़ा है उसका एप्लीकेशन है। ये रहा सवाल। चलो मिलके सॉल्व करते हैं, तुम लोग थोड़ा सा थक गए होगे ना। सवाल में पूछा गया बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर। बच्चों ये स्टेटमेंट पढ़ के मुझे बता दो ये क्या गिवन है? वी आर गिवन है, वीबी गिवन है, या वीबीआर गिवन है? पीबीआर। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये वीबीआर है क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है, ठीक है। इट इज यूज टू क्रॉस अ 200 मीटर वाइड रिवर। तो बेटा देखिए 200 मीटर वाइड रिवर है, उसको क्रॉस करना है। बच्चों आप भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। 200 मीटर वाइड रिवर, उसको क्रॉस करना है फ्रॉम साउथ बैंक टू नॉर्थ बैंक। साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, ठीक है, साउथ बैंक टू नॉर्थ बैंक। द रिवर करंट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों रिवर की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। ड्यू ईस्ट, इन विच डायरेक्शन must be steered to cross the river perpendicular to the current? In which direction must it be steered to cross the river perpendicular to the current? मतलब बच्चों सवाल में ये पूछा गया है, मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करता हूं, कि बोट को किस डायरेक्शन में ले जाएं। ध्यान से देखिए बच्चों, कि बोट को किस डायरेक्शन में ले जाएं, ठीक है, कि बोट को रिवर के रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में ले जाएं कि रिवर ग्राउंड से देखने पे बच्चों सीधी सीधी जाए, ठीक है। देखिए सवाल में ये पूछा गया इन विच डायरेक्शन इट मस्ट बी स्टीयर्ड, मतलब किधर हम इसको ले जाएं टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट, कि वो करंट के परपेंडिकुलर जाए। बताओ बेटा, तो साइन थीटा बराबर मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों? 37। हाँ, फॉर्मूला क्या था बेटा? वी आर डिवाइडेड बाय वीबीआर, है ना। तो देखिए वी आर की वैल्यू बच्चों 3 है ना, और वीबीआर 5 है, तो साइन थीटा वैल्यू 3/5, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 37 डिग्री। चलिए पहला पार्ट आप सभी बच्चों को क्लियर है क्या बेटा? एक बार हाथ उठा दो जल्दी से। क्लियर है क्या? समझ में आया पहला पार्ट? हाथ उठा दो फटाफट फटाफट। ठीक, वेरी गुड। दूसरा वाला हिस्सा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। मतलब बच्चों दूसरा सवाल पहले से बिल्कुल अलग है। दूसरा सवाल में कह रहा है कि अगर हम, ये मान लीजिए बच्चों रिवर है और रिवर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रॉस करना चाहते हैं, ऐसे क्रॉस करना चाहते हैं, तो बताओ कि कितना समय लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए। ये बच्चों ए पार्ट हो गया, मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूं। टाइम कितना लगेगा रिवर को क्रॉस करने के लिए अगर हम बोट को रिवर करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले जाते हैं, कुछ इस तरह से ले जाते हैं। कैसे कैसे निकाला बेटा?
फॉर्मूले से d on VBR cos theta डी अपॉन वीबीआर कॉस थीटा करेंगे बच्चों या केवल वीबीआर करेंगे? cos theta करेंगे सर। कॉस थीटा। cos theta यस सर cos theta। बच्चों फिर से सवाल देखिए, बी वाला पार्ट पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना समय लगेगा टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। अगर हम बोट को रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखें तो बताओ कितना समय लगेगा। ये बच्चों पार्ट ए से पार्ट बी का कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ जल्दी से कितना समय लगेगा सर d upon VBR डी अपॉन वीबीआर। यस सर 40 सेकंड। तो डी बच्चों है 200 और वीबीआर कितना है बेटा 5, 40 सेकेंड्स लगेगा क्रॉस करने के लिए। क्या बेटा बी पार्ट आप सभी को समझ में आया? एक बार हाथ उठाइए अगर Yes, sir. समझ में आ गया है तो। यस सर। वेरी गुड। सी वाला पार्ट, इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। अरे यार भैया, अरे बी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ एक्चुअली ना, सर ये है परपेंडिकुलर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो मतलब कि यही वाले केस की बात कर रहा है यार, क्योंकि पिछले वाले लास्ट वाले केस में फिर पूछ दिया इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम के लिए 40 सेकंड आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, बी पार्ट फिर से करना पड़ेगा यार। यस सर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, मतलब नेट फ्लो का डायरेक्शन रिवर के परपेंडिकुलर हो। यस सर। तो टी क्रॉस इट विल बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वीबीआर कॉस थीटा। थोड़ा सा बच्चों यार कंफ्यूजिंग लगा मुझे भी सेकंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, मतलब डायरेक्ट ग्राउंड से देखने पे वो परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो d डिवाइड बाई वीबीआर कॉस थीटा, डी की वैल्यू बच्चों 200 और वीबीआर कॉस थीटा, वीबीआर की वैल्यू है 5, 5 कॉस 37 करेंगे तो बच्चों 4 आ जाएगा, 50 सेकंड लगेगा, ठीक है। अगर ग्राउंड से देखने पे बोट परपेंडिकुलर लग रही है और क्रॉस करने के लिए तो t डिवाइड बाई वीबीआर कॉस थीटा। सी वाला पार्ट बच्चों, मिनिमम टाइम इन विच डायरेक्शन मस्ट बी बोट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो बच्चों अगर रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो जो बोट पर्सन है उसको वेलोसिटी ऑफ बोट हमेशा रिवर के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखनी पड़ेगी, तब मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है। तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर इट विल बी रिवर विड्थ डिवाइडेड बाई वीबीआर, ठीक है। तो वीबीआर कितना है बच्चों हमारे पास 5 है ना, तो 200 बटे 5 40 सेकंड लगेगा, ठीक है। हाउ फार विल इट ड्रिफ्ट, बताओ ड्रिफ्ट कितना आएगा अगर वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो। 160 मीटर। हाँ, टाइम इनटू वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो बेटा टाइम 40 सेकंड है और वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 है, 120 मीटर आएगा। ड्रिफ्ट बेटा 120 मीटर आएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, और कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। हाँ, एक सवाल बच्चों होमवर्क के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए आपको छोड़ जाऊंगा शीट में, मतलब इसमें नोट्स में, तो आप एक बार एक सवाल कर लीजिएगा इससे, बाकी ये नोट्स में है। और बाकी छुट्टी है बच्चों, जो चाहो आप ब्रेक एंजॉय कर सकते हो। किसी को डाउट हो तो मैं अभी हूं। हाँ, थैंक यू। होमवर्क में बच्चों मैं एक सवाल छोड़ जाऊंगा, तो आप इसी पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। जो लोग नहीं लिख पाए बेटा, ये नोट्स में रहेंगे तो आप डाउनलोड करके लिख सकते हैं। थैंक यू।